चलो बच्चों, एक नया लेसन के साथ अपना एक वीडियो स्टार्ट करते हैं और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शीत युद्ध के दौरान भारत की क्या भूमिका रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें अपन देखेंगे कि भारत ने किस तरीके से जो शीत युद्ध चल रहा था उसमें तनाव में कमी लाने के लिए क्या प्रयास किए हैं और जो तनाव में लाने के प्रयास किए हैं क्या वह सही थे या सैद्धांतिक दृष्टि से सही थे या भारत का जो राष्ट्रीय हित है उसकी दृष्टि से वो कितना सही है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा और यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन 5 नंबर का लगभग बनता है। वैसे ये जो पार्ट है 6 नंबर का पार्ट है, तो इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन तो मान के चलिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, एक छोटा बन जाएगा लघुत्तरात्मक और एक बड़ा क्वेश्चन निबंधात्मक बनेगा। तो इसमें से 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो दोनों क्वेश्चनों में से मैंने आपको अभी तक सारे टॉपिक्स कराए हैं, एक एक नंबर के भी मैंने आपको बताए हैं, दो दो नंबर के भी बताए हैं। 5 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट अभी मैं बताने वाला हूँ, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुने, समझे कि वो क्या है। बड़ा आसान सवाल है। सवाल क्या है कि शीत युद्ध में भारत की भूमिका। भारत या यूं लिख ले, भारत और शीत युद्ध। भारत है और दूसरी तरफ शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध किस किस के मध्य चल रहा है ये मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूं, तो मैं दोबारा से बता देता हूं। पूंजीवादी राष्ट्र जो जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है और दूसरा है साम्यवादी जिसका नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा है। ठीक है, इनके आपस में जो वैचारिक मतभेद है उस मतभेद में पूरे विश्व में तनाव उत्पन्न हो जाता है। तनाव उत्पन्न हो जाता है, दो ध्रुवों की स्थापना हो जाती है, या यूं कहें कि विश्व दो गुटों में बढ़ जाता है, आपस में युद्ध भी होने लग जाते हैं। कई पक्ष ऐसे होते हैं, जैसे कांगो के बारे में बात करें तो वहाँ पर जो बेल्जियम जो था वो वहाँ का उपनिवेशक था और जब वो वहाँ से 1960 में छोड़ के गया तो वहाँ पर गृह युद्ध हो गया। तो गृह युद्ध हुआ तो जो श्वेत और अश्वेत थे वहाँ रहने वाले जो नागरिक थे उनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया। तो एक का पक्ष ले रहा है सोवियत संघ रूस ले रहा है और दूसरे का कौन पक्ष ले रहा है, अमेरिका ले रहा है। तो इस तरीके से ही गृह युद्धों में भी उलझन पैदा हुई है और इन दोनों ने ही उनको एक दूसरे को सपोर्ट किया है। इसी तरह से वियतनाम में भी हुआ है, कोरिया में भी ऐसा ही देखने को मिला है कि जब उत्तरी कोरिया में शासक है जो उत्तरी कोरिया जो सोवियत संघ रूस है उसको सपोर्ट कर रहा है और दक्षिण जो कोरिया है वो लोकतांत्रिक देश है जिसको सपोर्ट अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्र कर रहा है। जब दक्षिण कोरिया में गृह युद्ध हुआ तो उसी दौरान उत्तरी कोरिया ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था। सीमा पर कुछ संघर्ष देखने को मिले थे और घटनाएं हुई, तो इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। तो यहाँ हम देखेंगे कि ऐसी जब स्थिति तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो रही है तो जो विश्व के जो मानव अधिकार हैं उनका भी हनन हुआ है, जो इकोनॉमी है हमारी वो भी क्रैश हुई है, वो भी डाउन गई है, और जो मुद्दे थे जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, कुपोषण है, बीमारी, ये जो समस्याएं हैं ये लगातार बढ़ती चली गई, जिससे जो दैनिक स्तर था या जीवन का जो मूल्यवान जो समय था, या यूँ कहें कि जो जीवन स्तर की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो आम आदमी को नहीं मिली, तो उनसे ध्यान हट गया, लोग हथियारों को जुटाने लग गए। तो भारत जैसे देश जो जिम्मेदार देश थे उन्होंने क्या सोचा कि भाई किस तरह से हमें इस माहौल को कम करना चाहिए। तो
तो भारत ने एक नीति अपनाई कि भारत ने क्या नीति अपनाई, इसमें दो प्रकार से हम सोचेंगे कि भारत ने क्या अपनाया। पहली बात तो कि भारत जो है दोनों गुटों से स्वयं अलग रहा, दोनों गुटों से स्वयं अलग रहा। पहले तो ये रहा, अलग रहा। फिर दूसरा, जो अन्य राष्ट्र थे, अन्य राष्ट्र, यहाँ मैं उन राष्ट्रों का नाम लूंगा जो अभी नवोदित हैं। नवोदित का मतलब यहाँ पर क्या है, जो अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं, स्वतंत्र जो राष्ट्र हुए हैं अभी अभी, उनके बारे में मैं कहूँगा। तो उनको भी कहा कि भाई आप भी जो है इन गुटों में शामिल मत होइएगा। तो अगर कोई भी देश उसमें शामिल हो रहा है, गुट में शामिल हो रहा है, तो उसका भी विरोध कर रहा था। फिर एक और चीज निकल के आती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं या क्षेत्रीय संगठन है, जैसे सार्क संगठन बना है, आसियान संगठन बना है, और भी अन्य संगठन बने, तो उनको भी ये क्या कर रहा है, उनसे अलग रखने की और उन्हें सक्रियता के साथ में काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे कि ये तनाव समाप्त हो जाए। जो क्षेत्रीय संगठन है या अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को सक्रिय बनाने पर बल दिया। अब देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं, स्वयं के बारे में आई, दूसरे राष्ट्रों के बारे में आई, और तीसरे जो संगठन थे उनके बारे में ये बात कर रहा है कि भाई आप किसी भी तरीके से इस तनाव की जगह आप शांति कायम करने में सहयोग करें, शांति और विकास को बढ़ावा दें, जिससे जो अन्य समस्याएं हैं उनका समाधान आसानी से किया जा सके। अब ये जो नीति है ना, ये नीति भारत की गुट निरपेक्ष नीति कहलाई, गुट निरपेक्ष नीति कहलाई। अब यहाँ पर एक चीज ये आती है, मैंने गुट निरपेक्ष आपको पढ़ा दिया है कि गुट निरपेक्ष का मतलब होता है कि दोनों गुटों से अलग रह करके अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखना या अपनी संप्रभुता को बनाए रखना, जो दूसरे देशों के दबाव में ना आए और अपनी नीतियां जो हैं उसके राष्ट्रीय हितों से जो मेल खाती हैं उनको पर काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज देखने की बात यह है कि गुटनिरपेक्ष जब नीति भारत लागू कर रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये जो नीति है ना, ये आदर्श मात्र है, ये लागू नहीं हो सकती। आदर्श का मतलब होता है कि जिन्हें व्यवहार में नहीं उतार सकते और देखने में बहुत अच्छी लगती हैं ये नीतियाँ, जो केवल औपचारिक होती हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि राम राज्य की स्थापना होगी, या यूँ कहा जाए कि जो स्वर्ग है वो ऐसा होता है और स्वर्ग के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो वो क्या होता है कि एक कल्पना मात्र है। आदर्श को हम क्या कह सकते हैं, कल्पना मात्र कह सकते हैं, इन्हें व्यवहार में उतारा नहीं जा सकता। लेकिन गुट निरपेक्ष जो नीति है वो आदर्श नहीं थी। उसका कारण क्या था कि गुट निरपेक्ष नीति आदर्श इसलिए नहीं थी क्योंकि गुट निरपेक्ष नीति को, अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, भारत ने स्वयं को अलग रखा है, स्वयं की विदेश नीति को स्वतंत्र रखा है, स्वतंत्र रखा है विदेश नीति को, रखा है ना। तो बताइएगा लागू किया है तो व्यवहार में लाए हैं इसको, व्यवहार में इसको हमने फॉलो किया है। फिर दूसरी चीज है, हमने क्या किया है, दूसरे देशों को भी इसमें शामिल न होने के लिए कहा है, जिससे उनकी जो यहाँ पर जो तनाव उत्पन्न हो रहा था उसमें भी कमी आई। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये आदर्श मात्र नहीं है बल्कि यह एक व्यवहारिक नीति मानी जा सकती है। इसके अलावा और भी हम कह सकते हैं कि जैसे मान लें एक बार किसी ने कहा कि बोले ये तो व्यवहारिक नहीं है बल्कि
एक ढुलमुल वाली नीति है, बोला ढुलमुल वाली नीति नहीं है, ये एक व्यवहारिक नीति है। जैसे मान लेते हैं हमारे राष्ट्रीय हित होते हैं, हमारे राष्ट्रीय जो हित होते हैं उनके अनुसार हमें निर्णय लेना होता है। जैसे मान लेते हैं अगर हम कहें कि भाई हमारे हित अमेरिका से हैं तो हम अमेरिका से संबंध बना सकते हैं, और अगर हमारे हित किससे मेल खाते हैं, उससे साथ मेल खाते हैं तो उससे हम संबंध बना सकते हैं। अगर बाई चांस कभी अमेरिका हमारे पर दादागिरी करे या हमें इग्नोर करे, हमारी वैल्यू नहीं समझे, हमें महत्व नहीं दे, तो हम स्वतंत्र होते हैं दूसरे गुट में जाने के लिए, हम दूसरे से सहायता प्राप्त करने के प्रयास कर सकते हैं। जैसे भारत ने 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो उस दौरान रूस ने हमारी सहायता नहीं की, तो हमने क्या किया, अमेरिका से सहायता मांगी। अब उन्होंने दी नहीं दी अलग बात है, लेकिन हमने आग्रह किया था कि हमें भी सहायता प्रदान की जाए, तो हम जाने के लिए स्वतंत्र थे। तो ये एक स्वतंत्र नीति भी हुई। और दूसरी चीज है कि जो महाशक्तियां थी उन्हें इग्नोर, अगर वो इग्नोर कर रही हैं, हमारे पर दबाव डाल रही हैं किसी प्रकार से, तो हम स्वतंत्र होते हैं, किसी भी गुट में हम जा सकते हैं, किसी भी व्यवस्था को हम फॉलो कर सकते हैं। फिर एक चीज आती है कि इस नीति के कारण कई बार भारत के ऊपर आरोप भी लगे हैं। आरोप क्या लगे हैं कि भारत की जो नीति है वो सैद्धांतिक नहीं है या सिद्धांत विहीन मानी जाती है। जैसे मान लेते हैं, मैं इसको एक बार मिटा देता हूं कि जो भारत की नीति है वो सिद्धांत विहीन मानी जाती है। क्या मानी जाती है, भारत की जो गुटनिरपेक्ष है, इसको लिख लें, गुटनिरपेक्ष नीति, भारत की जो गुटनिरपेक्ष नीति है वो सिद्धांत विहीन है। नीति सिद्धांत विहीन है। क्या ऐसा है सिद्धांत विहीन है? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हमने इन्हें अपने जीवन में उतारा है। जीवन में, या यूं कहे कि व्यवहार में उतारा है, इसलिए हम इसे सिद्धांत विहीन नहीं कह सकते। फिर दूसरी चीज इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि हमने हमेशा तनाव को कम करने का प्रयास किया है। फिर हम यूं भी नहीं कह सकते कि सिद्धांत विहीन है। हमने कई ऐसे मौके आए जिसमें हमने सही निर्णय लिए हैं, जिससे हमारे राष्ट्रीय हित भी पूरे हुए हैं और विश्व शांति भी स्थापित हुई। जैसे कोरिया युद्ध के दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने दोनों में समझौता भी करवाया, मध्यस्थता का काम भी किया। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो गुटनिरपेक्ष नीति है वो सिद्धांत विहीन नहीं है। हमने हमेशा सही का पक्ष लिया है, लोकतंत्र का पक्ष लिया है, लोकतंत्र का पक्ष लिया है हमेशा। ठीक है, मानवाधिकारों का पक्ष लिया है, हमेशा मानवाधिकारों का पक्ष लिया है। फिर एक आरोप और लगता है कि भारत के व्यवहार जो है, भारत का व्यवहार जो है वो ढुलमुल कर रहा है, या यूं कहा जाए कि भारत जो है, भारत के व्यवहार में जो है स्थिरता नहीं है। स्थिरता नहीं, व्यवहार में स्थिरता नहीं, मतलब क्या है व्यवहार में स्थिरता नहीं कि क्या यूं कह सकते हैं कि भारत कभी इस गुट में चला गया, कभी उस गुट में चला गया, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत की जो व्यवहार में है वह भारत का जो व्यवहार है वह राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। अगर उसका हित सोवियत संघ रूस से है तो वह सोवियत संघ रूस
के साथ में गया है, अगर उसका हित अमेरिका के साथ है तो वह अमेरिका के साथ में गया है। जहाँ भी उसे लगा है कि उसके साथ में भेदभाव हो रहा है तो वह उस हित को छोड़कर भी दूसरे हित में या दूसरे के साथ में संबंध बनाने के लिए वो भी स्वतंत्र है। अब जैसे मान लेते हैं कि ऐसा आरोप लगाया जाता है कि 1971 के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान, जब बांग्लादेश संकट के दौरान रूस के साथ मैत्री संधि की थी, 20 वर्षीय संधि की थी। इससे ऐसा लगता है कि जैसे भारत रूस के साथ चला गया, ऐसा लगता है। तो ऐसा नहीं था कि हमारे बांग्लादेश के कारण या बांग्लादेश संकट के कारण हमारे राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहे थे, तो इसलिए राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, मैत्री संधि की। अब दूसरी चीज ये भी है कि यह मैत्री जो संधि है वह हमें दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने से तो नहीं रोकती है ना, दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने से भी हमें नहीं रोकती। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत का जो व्यवहार है वह अस्थिर नहीं है बल्कि स्थिर है, और भारत हमेशा से लोकतंत्र की पैरवी करता रहा है। अब हम बात करें कि गुटनिरपेक्ष नीति जो है वो किस प्रकार की नीति है। गुटनिरपेक्ष नीति वास्तविक रूप से देखा जाए तो एक जो अल्प विकसित देश के हैं या विकासशील देश के हैं उनको एक मंच प्रदान करता है। और जब 1961 के अंदर ये स्थापित हुआ तो इसमें मात्र 25 देश थे, और 2018 के अंदर अजरबैजान में जब ये सम्मेलन 18वां सम्मेलन हुआ तो इसमें 120 देश शामिल हुए थे। तो अब इससे आंकलन लगा सकते हो इसकी कितनी प्रासंगिकता मानी जा सकती है। फिर हम क्या करते हैं, गुटनिरपेक्ष नीति एक और चीज़ कहती है कि जो वैश्विक संस्थाएं हैं उनका लोकतांत्रिकरण होना चाहिए ताकि लोकतंत्र की स्थापना और अच्छे से हो सके। गरीबी की बात करती है, नई अर्थव्यवस्थाओं की बात करती है, विश्व के अंदर समानता की बात करती है जिससे कि असमानता को ख़त्म किया जा सके। तो आज के वीडियो में हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे और कल से आपका नेक्स्ट लेसन शुरू होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।